हेलो बच्चों, वेलकम टू केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अभी हम पिछले वीडियोस में ग्रेविटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इस वाले वीडियोस में देखेंगे पूरे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लेके एंड तक, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इससे पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं। तो पहले वाले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन टॉपिक कर लिया था, दूसरे में फ्री फॉल कर लिया था, उसके बाद मास और वेट का कॉन्सेप्ट कर लिया एक वीडियो में, फिर उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ लिया, उसके बाद हमने बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लूइड एंड प्रेशर पढ़ लिया। हमने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा? ग्रेविटेशन में सिंपल हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है फोर्स दो, अगर उसके पास मास है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, जो फोर्स होगा उनके मास के प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेट फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 दोनों का मास होगा केजी में, डी जो है वो मीटर में होगा, वो ध्यान रखना है। ठीक है, जी की वैल्यू क्या है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है? वीक टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या बोला कि अगर और कोई फोर्स ना हो, खाली ग्रेविटेशन हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप गिराओ अर्थ पे सेम टाइम में गिरेगा, है ना, चाहे उसका कोई भी साइज हो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, सेम लग रहा है उसको। अगला टॉपिक क्या था? हमने मास एंड वेट पढ़ा। हमने मास पढ़ा, मास का डेफिनेशन क्या था कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट यूनिवर्स सेम रहेगा। दूसरा मेजर ऑफ इट इनर्सिया, कि कोई ऑब्जेक्ट में क्या इनर्सिया है वो किससे निकालोगे? मास से। ज्यादा मास ज्यादा इनर्सिया, है ना। ध्यान रखने वाली बात थी क्या थी कि भाई थ्रू आउट यूनिवर्स सेम रहेगा, और मास को मेजर करना हो तो किससे मिलेगा? बीम वाले बैलेंस से, जो एक तरफ एक समान रखते दूसरी तरफ एक समान रखते, उससे मेजर करना है। वेट है, वेट क्या है? प्लेनेट टू प्लेनेट डिपेंड करेगा कि प्लेनेट का ग्रेविटी कितना है ना। वेट डिफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह। वेट क्या है? यूनिट, वेट का यूनिट क्या है? क्योंकि वेट फोर्स है तो क्या रहेगा? यूनिट न्यूटन है। तो ये निकाल के आया आपका कि कैसे जो वेट है वो खाली ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा और मास पर डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ से हमने डेरिवेशन दिखाया इसका, सारे मतलब समझाए हर चीज का। लास्ट था थ्रस्ट, उसके बाद था थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर में हमने क्या पढ़ा? थ्रस्ट क्या था? सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के, है ना, जो एंगल पे लगेंगे उसको थ्रस्ट नहीं बोलेंगे। फिर थ्रस्ट का डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन प्रेशर का क्या था? प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। दूसरा क्या था? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों में से कुछ भी लिख के आओगे ओके है। ठीक है, अगर एरिया फिक्स रहा तो प्रेशर किसके पे डिपेंड करेगा? थ्रस्ट पे। ज्यादा थ्रस्ट ज्यादा प्रेशर, और थ्रस्ट फिक्स रहा तो ज्यादा एरिया कम प्रेशर, कम एरिया ज्यादा प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या था? प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड में हमने सारा पढ़ा कि जो फ्लूइड में जो प्रेशर है, जैसे एक वेट लगाता है सरफेस पे, वैसे ही जो फ्लूइड है एक हाइट पे, एक हाइट का जो फ्लूइड है ऊपर वाला फ्लूइड नीचे फोर्स लगाएगा, बट वो जो प्रेशर है वो क्या लगेगा? हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म लगेगा। ये एक याद रखने वाली बात थी। उसके बाद बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हमने। बायंसी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखेंगे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसको क्या बोला हमने? बायंसी, है ना। उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा वो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे नहीं, फ्लूइड की डेंसिटी पे। इसीलिए मैंने इसको ब्लैक हाईलाइट कर रखा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वैसे क्लास 7 में अच्छे से पढ़ाया है, बट फिर भी डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और कोई भी सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? अगर बायंसी ज्यादा है वेट से तो फ्लोट करेगा, वेट ज्यादा है बायंसी से तो सिंक करेगा, सिंपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? हर ऑब्जेक्ट पे बायंसी लगती है, कितनी लगती है? जितना उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है। जो ए की ए डाला इसमें, तो जो फ्लूइड निकल के बी में गया उसका वेट कर लेंगे, जो निकल के आएगा वो उस पर कितना लगेगा, क्योंकि वेट फोर्स होता है तो उतना लगेगा उस पर फोर्स। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन वाला पार्ट, जिसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्थ का मास है कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और मून का मास कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। तो इससे क्या करना है? फोर्स एग्जर्ट करना है। कौन सा फोर्स निकालना है? जो अर्थ लगाता है किस पे? मून पे। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 6.7 इंटू 10⁻, सब दिया हुआ है, m1 m2 r g दिया हुआ है, बस क्या लिखना है? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है फोर्स का? F इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ होगा, मास ऑफ मून होगा, कैपिटल G आएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा?
डिस्टेंस जो दोनों के बीच में है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं कभी भी? सेंटर टू सेंटर तक का, ठीक है। वैसे बड़े हो गए तो पढ़ोगे ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, बट अभी के लिए इसको याद रखो, ठीक है। सारी वैल्यू रख देते हैं इसमें, सब वैल्यू दिया हुआ है। जी की वैल्यू दी हुई है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू दी हुई है, मास ऑफ मून की वैल्यू दी हुई है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल जी कितना बोला? कैपिटल जी बोला हमें 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर आएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है? मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून क्या दिया हुआ है? 7.4 है ना, इंटू 10⁻22। कितना? मास तो केजी में होगा हमेशा। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, यानी कि 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3 मीटर। और ये 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखने से पहले यूनिट चेक कर लेनी है सबकी, ठीक है। सारी वैल्यू डाल दोगे, एफ कितना आएगा? सारी वैल्यू डाल दोगे आप, बाद में आपका जो एफ निकल के आएगा, एफ कितना निकल के आएगा? एफ निकल के आएगा 2.02, ठीक है, इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये निकल के आया क्या? आपका फोर्स, ठीक है। तो किसी भी जब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले फॉर्मूला लिखोगे, क्या क्या दिया हुआ है वो लिखोगे, सारी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसको सर्कल कर दोगे या हाईलाइट कर दोगे, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये तरीका है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो 9.1 सॉल्व हो गया। 9.2 देखते हैं क्या कहता है। अब 9.2 में जो अगला क्वेश्चन है वो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें क्वेश्चन में डालना भी आंसर और उसका फॉर्मूला भी लिख के आना। अगर 1 नंबर का हुआ तो सीधा आंसर लिख देना, 2 नंबर का हुआ तो फॉर्मूला भी लिख देना। क्या कह रहा है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, जो क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? उनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला बोला, क्या लिखेंगे? राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के सरफेस में, तो इसमें कैपिटल एम क्या हो गया? अर्थ का मास। स्मॉल एम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का मास। कैपिटल आर क्या हुआ? अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस बस, क्योंकि बंदा क्या है? सरफेस पे है, तो डिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा एनसीईआरटी से। ये क्या कह रहा है? एक कार गिर रहा है एक लेज से, है ना, और ग्राउंड पे गिरा कितने में? 0.5 सेकंड में। जी की वैल्यू 10 मान के निकाल लो कि जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा होगा जस्ट, तो उसकी क्या स्पीड होगी? एवरेज स्पीड क्या है इसमें, और लेज की हाइट कितनी थी, है ना। ये 3 चीज निकालना है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। तो ये जो हमारा 9.2 एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, तो इससे पहले 3 इक्वेशन हमेशा याद रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अगर v और u सेम डायरेक्शन में है और a भी उसी डायरेक्शन में है तो सबका साइन सेम, अदरवाइज साइन आप डिसाइड कर सकते हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज 3 चीज आप क्या करना है? ध्यान रखना है ना। अब इसके हिसाब से देखते हैं पहला पार्ट क्या कहता है। पहले ये देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है कि ग्राउंड पे गिर गया कितने में? 0.5 सेकेंड में, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या दी है? जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहला स्पीड निकालना है, v निकालना है। v क्या होता है? फाइनल स्पीड। v निकालना है, क्या निकालना है? फाइनल स्पीड, है ना। कि भाई एक ये लेज था, ठीक है, यहाँ गाड़ी चढ़ी, यहाँ जाके गाड़ी खड़ी हुई,
और यहाँ से गाड़ी गिर गई। तो जब यहाँ से गिरी तो यहाँ पे जब खड़ी थी तो स्पीड क्या था, u क्या था, 0 था। और यहाँ पे गाड़ी आ गई तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा जब स्ट्राइक किया होगा ना, जब ये स्ट्राइक किया होगा तो कुछ वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है। तो क्या रहा होगा वो निकालना है। और टाइम कितना दिया है, 0.5 सेकेंड। और जी क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है, ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी भी नीचे गिर रहा है, दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम। तो अब v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस AT। u क्या है, 0। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 10, t की वैल्यू है 0.5। ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से जो है गाड़ी कोलाइड करेगी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई एवरेज स्पीड क्या है। यहाँ पे u 0 है, यहाँ पे v जो है यहाँ पे कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एवरेज निकालने का फंडा क्लियर, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल 0 है, फाइनल 5 है, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड का इसका जो है क्या है, एवरेज है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है इसकी हाइट बताओ, इसका h क्या है, इसका क्या है, h क्या है, ठीक है। तो h हाइट इसका पूछा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई भी इसमें से आप फॉर्मूला लगाओगे तो अगर s इज इक्वल टू क्या मान के चलो, ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर। u कितना, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ a कितना, 10, t कितना, 0.5 का स्क्वायर। ये यहाँ पे आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, है ना। और ये फिर कितना निकल के आएगा, 1.25 मीटर, ठीक है। तो ऐसे करना है, पहले क्या पूछा है वो लिखना है, उसके लिए क्या फॉर्मूले यूज हो सकते हैं वो लिखना है, फिर दिया हुआ क्या है वो लिखना है, और फिर सॉल्व करना है पार्ट बाई पार्ट, ठीक है। एक आंसर हमारा ये हो गया। अपने आंसर्स को हाईलाइट करना कभी ना भूलें। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। हमेशा आंसर्स को क्या कर दें, हाईलाइट कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर भेजा, फेंका, है ना, किसी बच्चे ने फेंका ऊपर, और हाइट कितनी तक, कितने हाइट तक गया वो, 10 मीटर तक गया, है ना। तो ये पूछा है कि पहले उसकी हाइट, मतलब किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया होगा कि वो 10 मीटर तक पहुंच गया, है ना, और कितना टाइम लगा उसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले ये समझो पूछा क्या है, बोला कि भाई यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, उसने बॉल को फेंका, है ना, और कहाँ तक गया वो, कहाँ तक गया वो, 10 मीटर तक गया, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाके जब वापस गिरता है, वापस, तो क्या होता है, जब यहाँ से फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी v होती है, g उसको कम करता रहता है ना, क्योंकि g नीचे लगता है, v ऊपर होता है। g कम करता रहता है, कम करता रहता है, कम करता रहता है, एक टाइम पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब 0 हो गई तो वहां तो कुछ रुक नहीं गया, किसी ने कैच तो कर नहीं लिया ऊपर, अब ग्रेविटी तो खींचेगी नीचे। अब v 0 है, g लग रहा है नीचे, तो फिर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और फिर नीचे आके जो है वेलोसिटी कुछ जो है फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो 3 फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसमें u की कुछ वैल्यू है, v की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है, और t है ना। t भी नहीं है, a की वैल्यू है, और क्या है, s है। s डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। a कितना बोला लेने के लिए, a लेने के लिए बोला कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये a लेने के लिए बोला। तो अब कौन सा यूज करेंगे जिसमें क्या हो, v हो, u हो, a हो, s हो। तो ये वाला है, इस फॉर्मूले को पकड़ा, डायरेक्ट लगाया। तो क्या निकालना था, पहला क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि जिस
वेलोसिटी से निकाला गया, भेजा गया ऊपर, तो v निकालना है, तो v इज इक्वल टू, सॉरी u निकालना है, तो v तो वैल्यू क्या है 0, u की कुछ वैल्यू है प्लस 2as। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2as। ठीक है, अब u है ऊपर की तरफ, a लग रहा है नीचे की तरफ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -9.8 और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट किसका 2 इंटू 9.8 इंटू 10। वैल्यू निकालोगे क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगा, तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, वैल्यू निकल के आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसने से फेंका था। और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, टाइम क्या लगा, टाइम क्या लगा 10 मीटर पर जाने में, टाइम कितना था, है ना, ये निकालना है, कितना हाइट अटेन करने के लिए 10 मीटर, तो टी निकालना है। तो वैसे तो निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, v कितना हो गया 0, u कितना है, u की वैल्यू है 14 मीटर पर सेकेंड, है ना, प्लस 80, a कितना है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t निकालना है। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा, जब इधर जाएगा माइनस तो 14 डिवाइडेड बाई 9.8, और ये लगभग कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 1.43 सेकेंड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है आपके क्लास में इतने टफ क्वेश्चन ना आए, बट कोई भी अक्षय एग्जाम में आप नहीं बैठ पाओगे। अगर कोई बच्चा ओलंपियाड के लिए सोच रहा है ना, कोई बच्चा बढ़िया कंपटीशन के लिए सोचेगा, पूरे के पूरे नंबर लाने की सोच रहा है ना, तब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब अगले दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की तरफ और क्या लगे, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कुछ भी ना लगे, तो क्या बोलेंगे, इट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, है ना। अब अगला है, अगला व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मतलब ये जब, ये वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी प्रोड्यूस करेगी कब, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पे लगेगा अर्थ के इन्फ्लुएंस से, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से डिनोट करो, यूनिट क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या दे दिया 10 केजी, इसका वेट क्या होगा। ये से क्वेश्चन एक नंबर वाले भर भर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है इसको। मास कितना बोल दिया, मास बोल दिया 10 केजी, ठीक है। वेट मांगा, वेट अर्थ पे ही मांगा ना भाई, तो 10 इंटू 9.8 कर दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन, क्या हो जाएगा उसका वेट हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन, बट सबसे ज्यादा आने के चांसेस इन क्वेश्चंस के रहते हैं एक नंबर वाले में, ज्यादा वाले में नहीं आएंगे बट एक दो नंबर वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन, है ना, जब अर्थ की सरफेस पे नापा, जब इसको मून के सरफेस पे लेके जाएंगे तो कितना वेट होगा। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन जो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो एक नंबर के हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वेट क्या दे दिया 10 न्यूटन, कहाँ पे, ऑन अर्थ। ऑन मून क्या हो जाएगा भाई, इस चैप्टर में 50 बार चिल्ला चिल्ला के ये लोग पढ़ा चुके हैं, 10/6 कर दो, जो वेट अर्थ पे है उसका 1/6 मून पे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6 न्यूटन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा है दम, और इसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दोनों, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो मास क्या 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 है, मास है इनर्शिया का मेजर, मास हर जगह कांस्टेंट होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट क्या है मास का केजी। अब वेट क्या है, ये एक फोर्स है जो दो मास के बीच में लगता है, या फिर अर्थ जो है, अर्थ की फोर्स की वजह से जो उसका मास, जो फोर्स लगे, अर्थ फोर्स जो लगाएगी किसी मास के ऊपर, वेट वेरी करेगा। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
स्केलर वेक्टर वाला मत लिख के आना, कोई जरूरत नहीं है। और वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो पहला, दूसरा, लास्ट आप लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे जाके 1/6 हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ये प्रूव करके दिखाओ पहले आप, ठीक है। अभी वेट का तो पता नहीं, बट हमें ये पता है कि फोर्स जो है, कहीं भी जाऊंगा मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा, कैपिटल जी, बड़े ऑब्जेक्ट का मास, छोटे ऑब्जेक्ट का मास, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा डी, उसका स्क्वायर। तो जो अर्थ फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो अर्थ का रेडियस होगा उसका स्क्वायर। जो मून फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी, मास ऑफ मून, छोटे मास का ऑब्जेक्ट, और आर का स्क्वायर। तो जो अर्थ ने फोर्स लगाया और जो मून ने फोर्स लगाया है ना, वो क्या हो गया? कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। कैपिटल जी से कैपिटल जी उड़ गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट उड़ गया। ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। वैल्यू रखोगे आप सारी, वैल्यू रखोगे, जब सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 1/6। ठीक है। तो जो भी अर्थ फोर्स लगाएगा वो मून के फोर्स से क्या लगाएगा? 6 टाइम ज्यादा लगाएगा। तो उसी मास का बंदा जब अर्थ पे होगा तो उसका वेट मान के चलो 60 होगा, तो जब वो मून पे जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो ब्लॉक रखे हैं, है ना। मास जो है ब्लॉक का क्या है? 5 किलो है। मास फिक्स है दोनों का, है ना। एक ही ब्लॉक को खड़े में रखा, एक ही ब्लॉक को लिटा के रखा। दोनों केस में प्रेशर प्रेशर निकालो, क्या लग रहा है? ए केस में क्या लग रहा है, बी केस में क्या लग रहा है? इसका आंसर देख लेते हैं। तो मास तो फिक्स दे दिया, मास कितना दे दिया? 5 किलो का मास दे दिया, है ना। एक बारी क्या रहा? एक बारी जो ब्लॉक है वो, उसमें ऐसे ब्लॉक खड़ा है, 20 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, इसकी हाइट 40 है। तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा? केस ए है ये, इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट, है ना, पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट कितना होगा? वेट के बराबर, तो कितना होगा? 5 इंटू 9.8, है ना। और उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग लगभग क्या आएगा आपका, है ना। आंसर लगभग आपका आ जाएगा 2450 न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और ध्यान क्या देना है? ये मीटर में जाएगा, ये मीटर में जाएगा, ये केजी में जाएगा, है ना। ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये 20/100 हो जाएगा मीटर में, ये 10/100 हो जाएगा मीटर में। ये ध्यान देने वाली चीज है, इसमें कोई गलती नहीं करना। केस बी क्या कह रहा है? अब प्रेशर जो है, थ्रस्ट तो उतना ही है, 5 इंटू 9.8। चेंज क्या हो गया? एरिया चेंज हो गया। अब ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है? अब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ना। अब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए। ये 40 है, ये 20 है, ये 10 है। तो नीचे वाले का एरिया क्या होगा लगभग? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 20। सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। और जब सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन है थ्योरी वाले, 1-2 नंबर में आपके आ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक स्कूल बैग जिसका स्ट्रैप पतला है उसको उठाना मुश्किल है, और एक स्कूल बैग जिसका स्ट्रैप मोटा है उसको उठाना आसान है। आंसर क्या होगा? सेम फोर्स यानी कि सेम थ्रस्ट पे जब स्मॉलर एरिया तो ज्यादा प्रेशर, यानी कि ज्यादा कंधे में दर्द होगा। बड़ा स्ट्रैप ज्यादा एरिया यानी कि कम प्रेशर, लेस पेनफुल होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी? बायंसी क्या है? जो अपवर्ड फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, जब वो किस में होगा, फ्लूइड में। और एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, सिंक कब करता है, वो बताओ। तो फ्लोट कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगा। तो जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा लगेगा किससे, वेट से, तो क्या करेगा, वो फ्लोट कर जाएगा। अपथ्रस्ट मतलब समझो बायंसी फोर्स, ऐसा है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो अपथ्रस्ट जो है वो कम लगेगा। किससे कम लगेगा, वेट से, तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप लिख के आ जाओगे टीचर खुश पूरे नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg, है ना, ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। तो देखो मास की बात हो रही है, वेट वीट की बात हो रही है, मास थ्रू आउट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर, है ना, नापा किसने, इसने वेइंग मशीन में नापा। तो वेइंग मशीन में थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि एयर का बायंसी लग रहा होगा, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा जो आपका एक्चुअल वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आपने मास कैसे निकाला, वेट मेजर किया, वेट मेजर करके उसको जी से डिवाइड किया। एक बार देखते हैं इसको। अब अगर इसको देखें तो क्या कह रहा है कि वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ एक बंदा, है ना, तो इसका मास कितना आया, 40 kg। निकाला कैसे होगा, पहले वेट निकाला होगा, है ना, तो इसमें कुछ रीडिंग आई होगी, बाद में क्या किया होगा, वेट से जी को डिवाइड कर दिया होगा, तो मास निकल के आ गया होगा, है ना। तो जो वेट है उसमें लोचा हो सकता है, क्योंकि आप खड़े किस में हो, एयर में, तो एयर से थोड़ा सा ऊपर बायंसी लग सकता है, तो हो सकता है आपका मास थोड़ा ज्यादा हो, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपने कॉटन का बैग लिया और एक लिया आयरन बार, दोनों का वेट कितना, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम जब वेइंग मशीन पे मिला, तो एक्चुअल में कौन सा भारी होगा कौन सा हल्का होगा, है ना। तो देखो डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी पे। तो कॉटन की डेंसिटी कम, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा, ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा तो बायंसी ज्यादा लगेगा, तो कॉटन जो है आपको थोड़ा हल्का फील होगा। आयरन का क्या है, 100 किलोग्राम का है, डेंसिटी ज्यादा है, कम एयर डिस्प्लेस करेगा, तो कम बायंसी लगेगी, तो मास जो है लगभग लगभग क्या आएगा, 100 के बराबर ही आएगा, लगभग लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो 22 के 22 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भर भर के लोग पूछते हैं। ठीक है, अब जो एक्चुअल फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर, या फिर मास एक का मास दूसरे का और डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या कह रहा है, डिस्टेंस हाफ हो गया, दूसरा जो फोर्स होगा F2 वो क्या होगा, कैपिटल जी होगा, मास उतना ही रहेगा, और डिस्टेंस जो है क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब डिस्टेंस हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल जी m स्मॉल m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 क्या यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 कैपिटल जी कैपिटल m डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। अब F1 डिवाइडेड बाई F2 करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m डी का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये सब सेम है, कट जाएंगे, ये सब सेम कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो F1 बाई F2 क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि F2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप प्रूफ कर दोगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, टीचर खुश, आप खुश। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास, है ना। अब ये कह रहा है कि कुछ भी आप पकड़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है किस पे, मास के प्रोपोर्शन में। तो तो फिर ऐसा क्या है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नहीं गिरता लाइटर ऑब्जेक्ट से, दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे गिरते हैं। यहीं पे क्या आता है, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ा रखा है, आप वो चिपका के आ सकते हो, बट दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट में जो v में चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कब चेंज होता है, जब एक्सेलरेशन लगता है ना। तो हमें देखना है एक्सेलरेशन कैसे निकल के आया।
फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है उस पर जितना फोर्स लगा, है ना। अब फोर्स का ये भी फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। सरफेस पे है अर्थ के तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, तो जो एक्सिलरेशन निकल के आएगा, एक्सिलरेशन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, अर्थ के रेडियस पे और अर्थ के मास पे। ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक चाहे स्मॉल एम हो चाहे एक 100 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम हो, ए सब पे सेम लगेगा, तो इसीलिए ए को नाम क्या दे दिए, जी। ये क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ये हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अर्थ खींचेगी इसको अपनी तरफ, और क्योंकि जी डिपेंड नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट के मास पे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, चाहे आप भारी ऑब्जेक्ट गिराओ चाहे आप हल्का ऑब्जेक्ट गिराओ, फोर्स जो है उसका जो टाइम होगा गिरने का वो किस पे आएगा, इसी पे आएगा। क्यों, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। टाइम तो भाई कभी डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, टाइम डिपेंड कर ही नहीं रहा मास पे, तो जब टाइम डिपेंड नहीं कर रहा मास पे तो कुछ भी गिराओ सेम टाइम में गिरेगा, ठीक है। तो एक ये चिपका देना है आपको, ये वाला बॉक्स, और एक ये वाला बॉक्स चिपका देना है आपको, ठीक है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलो, तो अर्थ कितना ग्रेविटी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ दे दिया, रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया, तो इसका मतलब जब मास और रेडियस दिया है तो ये आपको निकालने के लिए किससे बोल रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वाले फॉर्मूला से निकालने के लिए बोल रहा है इसको, ठीक है। यही फॉर्मूला है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है सारी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू सारी रखोगे तो 6.7 माइनस 11 कैपिटल जी का हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा 6 × 10⁻24, ये केजी है, ये केजी है, ये मीटर है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके हिसाब से जब आप निकालोगे आंसर तो आपका आंसर सिंपल निकल के क्या आएगा, लगभग लगभग जो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा वो इतना आ जाएगा 6.281 इंटू 10⁻7। देखो 10⁻, माइनस पावर, पावर हमेशा पावर का गेम करना है अलग से ना, -11 है, 24 है, ऐड हो जाएगा, डिवाइड में है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो निकल के कितना आ जाएगा 10⁻7, है ना। कि 24 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, और बाकी कैलकुलेशन कर लो आप, 6.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4, तो लगभग लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.28 या फिर 6.3, आपको इसको लिख के आ जाओ, है ना। तो ज़्यादा नंबर का आएगा तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना, ठीक है। कम का आएगा तो आप फॉर्मूला रखो या वैल्यू दे रखी है वो रखो और सीधा आंसर निकाल के रख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ और मून जो है एक दूसरे को खींच रही है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जितना फोर्स अर्थ लगा रही है मून पे उतना ही फोर्स मून लगा रहा है अर्थ पे, है ना। तो ये कह रहा है कि विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर देन और स्मॉलर और सेम विद द मून अट्रैक्ट द अर्थ, है ना। क्यों, ऐसा क्यों है कि जितना फोर्स अर्थ लगा रही है उतना ही फोर्स जो है मून लगा रहा है? तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि जो, एक बार अगर मैं फॉर्मूले से समझाऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जो अर्थ ने लगाया मून के ऊपर फोर्स वो क्या होगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। जो फोर्स लगाया मून ने अर्थ के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सब सेम ही निकल के आएगा ना। तो जब आप इसको रेशो निकालोगे तो इससे ये कैंसिल, मास ऑफ मून से मास ऑफ मून कैंसिल, मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस दोनों का सेम है तो क्या निकल के आ जाएगा, दोनों फोर्स जो एक्सर्ट किया अर्थ ने मून के ऊपर वही क्या होगा जो फोर्स ने मून के अर्थ के ऊपर, है ना। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना वो उस पे फोर्स लगाएगा, है ना। और डिपेंड किस पे कर रहा है, खाली दोनों ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, इसीलिए दोनों का जो फोर्स है वो क्या है, लगभग लगभग, लगभग क्या मतलब एग्जैक्टली सेम ही निकल के आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मून भी तो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, प्रूफ कर दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि फिर जो अर्थ है वो मूव कर जाए किसकी तरफ, मून के ऊपर। ठीक है, ये देखते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है ये क्या है, वीक फोर्स है ना। अब वीक फोर्स है, चलो कोई बात नहीं। तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन वाली जो बात आती है, जब एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड बाय मास, है ना। तो अगर किसी का मास बहुत ज़्यादा तो एक्सेलरेशन बहुत कम, है ना। किसी का मास बहुत कम तो एक्सेलरेशन उसका बहुत ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास जो है अर्थ का वो क्या है, बहुत ज़्यादा है किससे, मास मून से। इसी वजह से एक्सेलरेशन जो फील करता है ना अर्थ, वो क्या है, ना के बराबर है किसके, जो एक्सेलरेशन फील करता है मून। मून फील करता है तो क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है अर्थ के चारों तरफ, मून क्या करने लगता है, घूमने लग जाता है ना। बट अर्थ का क्या है, ना के बराबर है, तो बिल्कुल एकदम जीरो की तरफ, तो इसकी वजह से क्या करता है अर्थ, वो ऐसा कुछ फील नहीं होता। ठीक है, ये आप बता सकते हो, क्योंकि जो मूव करवाएगा वो क्या है, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन किस पर डिपेंड करता है, मास पे। अर्थ का मास बहुत ज्यादा, तो एक्सिलरेशन अर्थ पे कितना, बहुत कम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ। ये क्वेश्चन ठीक है, आ भी सकता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। पहले का मास डबल कर दिया, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। तीनों केस में आंसर निकाल के दिखाना है, फटाक से निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, मास जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना कर दिया, डबल कर दिया। कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो पहले केस में जब मास क्या था, एम नॉट था, तो फोर्स क्या लगेगा, कैपिटल जी। अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास, डिस्टेंस का डी कैस। जब फोर्स कब लगेगा, जब मास डबल कर दिया, टू एम नॉट कर दिया, तो कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम नॉट का टू टाइम्स डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। तो हम टू बाहर लेके आ सकते हैं, कैपिटल जी, कैपिटल एम, एम नॉट डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या था, ये वाला अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है, यही वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम नॉट। तो फोर्स कितना हो गया, डबल हो गया। ठीक है, सिंपल क्या बोलेंगे, फोर्स विल डबल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, है ना। तो पहले डिस्टेंस क्या कर दिया, डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में भी क्वेश्चन डाल दिया, पहले डबल हो गया, फिर क्या कर दिया, थ्री ट्रिपल हो गया, है ना। तो अगर ऐसा डिस्टेंस है तो आप सिंपल ऐसा देख सकते हो कि एक फोर्स के केस में जब डिस्टेंस क्या था, डी था, तो क्या हो जाएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। दूसरे केस में क्या कर दिया, फोर्स क्या कर दिया, टू डी कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू डी अंदर स्क्वायर। जब फोर्स थ्री डी कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाई थ्री डी का स्क्वायर। तो ये वाला अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाई फोर, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, और डी का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, कैपिटल जी एम एम, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखोगे तो क्या निकल के आएगा, ये वाला क्या है, अगर वन बाई फोर बाहर कर दें तो अंदर वाला क्या है, कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वन बाई फोर, अंदर क्या जो फोर्स लगा डी। इसमें क्या कह रहा है, वन बाई नाइन, ये क्या रह जाएगा, कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर अंदर रह जाएगा, यानी कि वन बाई नाइन। ये अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है, अंदर वाली चीज़ जो है वो एग्जैक्टली क्या है, वो यही है ना। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी। तो डिस्टेंस डबल तो वन फोर्थ, डिस्टेंस ट्रिपल तो वन नाइन्थ, है ना। तो जब फोर्स जब डी से टू डी कर दिया तो कितना हो जाएगा, वन बाई फोर टाइम्स, है ना। जब फोर्स जो है डी से
3D कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/9 टाइम्स। सिंपल सा एक तरीका ये भी याद रखना कि भाई कैपिटल F जो फोर्स लगेगा है ना F1 और मास का जो ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ही कर सकते हो आप F2 डिवाइडेड बाई मास सेकेंड का। ये निकाल सकते हो कब, जब कैपिटल M कांस्टेंट है, G कांस्टेंट ऑलरेडी रहेगा और D कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है और M कांस्टेंट है, तो आप ये लगा के सीधा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। दूसरा F1 इंटू D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इंटू D2 का स्क्वायर आप लगा सकते हो कब, जब कैपिटल M स्मॉल m क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, खाली डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट है ये, बड़े एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका थर्ड पार्ट है एक। तो मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, दोनों का मास डबल कर दिया तो क्या करेंगे, F1 बाई M1 का मास क्या हो गया, इस केस में थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसमें, क्योंकि दोनों का मास क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो F1 नया फोर्स क्या होगा, कैपिटल G M डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। F2 क्या हो जाएगा, कैपिटल G M जो है वो 2M हो गया, स्मॉल m जो है 2 स्मॉल m हो गया, और ये क्या हो जाएगा D का स्क्वायर। 2 और 2 बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, अंदर क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। ये एग्जैक्टली है क्या, ये है F1, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू F1, तो F2 क्या हो गया, जो है 4 टाइम्स हो गया किसके, F1। ठीक है, तो सिंपल ये भी एक तरीका है आंसर निकालने का। तो इसके तीनों पार्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। सिंपल आंसर क्या लिखना है, ओनली विद दिस लॉ वी कैन फाइंड द gravitational force between two objects which can help to study the solar system, study the phenomena of gravity। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हो ही रहा था पहले से। लॉ आने से मतलब क्या हो गया, लॉ आने का ये हो गया कि अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के दो ऑब्जेक्ट के बीच में और ग्रेविटी को समझ सकते हैं और सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है, बड़े ऑर्डर पे। अब ये बता दिया आपको, लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या है, आप बना के लिख सकते हो जो आपको बोला गया है ना, कि भाई इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल की फिनोमिना। क्या क्या फिनोमिना एक्सप्लेन करता है, फोर्स दैट बाइंड अस ऑन अर्थ दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सोलर सिस्टम के मोशन, कैसे जो अर्थ घूमता है किसकी चारों तरफ, मून, सन की चारों तरफ, मून घूमता है अर्थ की तरफ। तो ये जो फिनोमिना है ये सारे समझ पाएंगे हम। टाइड फॉर्मेशन, हम जो सी में टाइड फॉर्मेशन होता है उसको समझ पाएंगे, है ना, जो मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, है ना। अब वैसे ये समझाया है कि एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या है, कि जब एक ऑब्जेक्ट पे एक एक्सीलरेशन लगता है ना, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, जो डिपेंड नहीं करता उस ऑब्जेक्ट के मास पे। इसकी खासियत यह है कि हैवी ऑब्जेक्ट गिराओ, लाइट ऑब्जेक्ट गिराओ, वो एक टाइम पे गिरेगा। ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये ऊपर भी समझाया हुआ है तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे इसको, एक लाइन का आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमित बाई फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर। जब वो अपने दोस्त को इक्वेटर पे मिलता है ना, तो अब कह रहा है कि विल दी फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट, इफ नॉट वाई, है ना। अब एक बार देखते हैं इसको, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रिकी है, तो एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, मास इंटू जी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट का मास, है ना, या फिर सिंपल ऐसा पूरा लिख दें, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, डी ना लिखें सीधा इसमें। तो अब ये देखो, ये तो कांस्टेंट है पूरे अर्थ पे, ये कांस्टेंट है पूरे अर्थ पे, रेडियस चेंज होता है ना। अब रेडियस चेंज कैसे होता है, तो
जो इक्वेटर पे जो होगा, इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर पे क्या होगा, रेडियस थोड़ा इक्वेटर ज़्यादा होगा, रेडियस किस पे, पोल पे, या फिर जहाँ भी आप जनरल लोकेशन जहाँ पे भी हो, है ना, अदर अदर लोकेशन। तो अगर रेडियस बढ़ गया, तो अगर मैं ये बोलूँ कि रेडियस बढ़ा दिया, तो रेडियस बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, तो हम ये बोलेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वेटर पे, है ना, इक्वेटर पे, है ना, वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि आर बढ़ गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो जहाँ पे उसने बाई किया, है ना, कि मान के चलो पोल पे या किसी लोकेशन पे, है ना, लोकेशन एन पे, नॉट ऑन इक्वेटर। तो जब फोर्स कम होगा तो वेट कम होगा, तो जब वो स्प्रिंग बैलेंस पे नापेगा तो उसको वेट कम फील होगा। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई तू मास चेक कर, मास चेक करो, है ना, मास चेक करने के लिए बोलेंगे, और उससे उसको हम क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे। ठीक है, तो क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इक्वेटर पे थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए फोर्स क्या निकल के आएगा, थोड़ा कम निकल के आएगा। बट हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं अगर ऐसे सिनेरियो में फंसे तो, मास बोलेंगे भाई कि आप मास चेक करो, मास कहीं भी चेक करो पूरे संसार में आपका क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक पेपर का जो सीट है वो स्लो गिरता है जब इसको बॉल बजाय, कब, जब आप इसको बॉल में क्रम्बल कर देते हो। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो बॉल के केस में, एक मिनट मैं समझाता हूँ इसको। तो जब पेपर गिरेगा और बॉल गिरेगा, है ना, तो बॉल क्या करेगा, मास ऑफ वाटर कम डिस्प्लेस करेगा। ये क्या करेगा, मास ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे, एयर बोलेंगे, ये ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो इस पे जो बायंसी है, बायंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पे बायंसी क्या होगी, बायंसी क्या होगी, इस पे कम होगी। तो जब बायंसी कम होगी, वेट ज़्यादा लगेगा, तो फटाक से गिरेगा। जब बायंसी ज़्यादा होगी, वेट कम लगेगा, तो धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा। ठीक, तो सिंपल क्या है कि जो सीट का पेप जो है, थिन सीट जो है, उस पर बायंसी ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू किसके, क्रम्पल्ड बॉल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6, है ना। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना, ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, तो मून पे कितना वेट होगा उसका, अर्थ पे कितना होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना? तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 10 किलो वेट है, अर्थ पे फोर्स लगेगा 10 × 9.8, मून पे कितना लगेगा 10 × 9.8/6, हमें पता है मून पे कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट करो क्या, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, मैक्सिमम हाइट निकालो जहां तक ये जाएगा, टोटल टाइम क्या लेगा, है ना, अर्थ के सरफेस पे वापस आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो शायद इजी है इसका पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला पार्ट क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, जब फेंका कितना वेलोसिटी दिया उसको, 49 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब ये एक हाइट पे जाएगा, एक हाइट पे जाएगा, वहां से फिर गिरना शुरू होगा, जब गिरना शुरू होगा तो क्या होगा, जी लगेगा और फिर ये वापस आ जाएगा। तो पहले पार्ट में क्या लिखा है, किस हाइट तक जाएगा, तो हाइट में एस निकालेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यू दिया हुआ है क्या है, 49, टी नहीं है, तो क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसमें ए दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, तभी नीचे आना चालू होगा। तो अब इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इसको तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, v कितना दे दिया 0, u कितना दे दिया 49, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट ठीक है, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। 2as ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो टू
ए जो है माइनस का लगेगा, माइनस का क्या लगेगा, -9.8 लग जाएगा। और एस निकालना है, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, खाली एस नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, -49 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, तो -19.6 इंटू एस। सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, लगभग लगभग जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा, 122.5 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्या कह रहा है, अगले पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई अब ये बताओ कि टोटल टाइम कितना लिया ऊपर जाने में और नीचे आने में, कि भाई यहाँ से निकला, यहाँ से गया यहाँ, और यहाँ से गया यहाँ, क्या टोटल टाइम लिया। तो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो पहले t1 निकाल लेते हैं, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हमें पता है v क्या है 0, तो t1 कितना हो जाएगा, -u1/a1। u1 कितना था 49, a कितना है 9.8, ये क्या हो जाएगा सेकंड। t2 कितना हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट वापस यहाँ गिरेगा ना तो वेलोसिटी इसकी फिर से 49 ही हो जाएगी, ये ध्यान रखना है ना। t2 क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें क्या रहेगा, v कितना हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड, u कितना था 0, तो 49 डिवाइडेड बाई ये कितना है 9.8, ये कितना हो जाएगा t2। दोनों को सॉल्व कर दोगे आप, तो 49 कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 9.8, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, लगभग 10 सेकंड के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल इसको 10s भी लिख सकते हो, ये भी सही आंसर है, कोई ऐसी सी लिखने की जरूरत नहीं है, ये बड़े क्लास में जाओगे तो गलत कर देगा इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को रिलीज किया कहां से, टावर के टॉप से, हाइट क्या थी 19.6 मीटर, फाइनल वेलोसिटी निकालो जब बस इसने ग्राउंड को टच किया। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आएगा, अच्छे एग्जाम्स में भी आपको मिलेगा ये। इस क्वेश्चन में h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 19.6, है ना, और u कितना होगा 0 होगा, v कुछ होगा हमें पता नहीं है ना, और हमें v निकालना है। तो हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a पता है 9.8 रहेगा, है ना, u पता है 0 है, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा 19.6, ये भी कितना हो जाएगा 19.6, तो v क्या हो जाएगा √19.6 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एकदम हो गया आपका सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन आता है, भर के आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टोन को फेंका ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया 40, जी को 10 लिया, मैक्सिमम हाइट क्या जाएगा वो बताओ, है ना। अब कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है और टोटल डिस्टेंस क्या है कवर्ड बाय स्टोन। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो भी अच्छे से समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में आते हैं पहले। अब देखो डिस्टेंस समझो, डिस्टेंस होता है घर से गए, पार्क वार्क घूम के घर पे वापस आ गए, ये सारा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, घर से निकले घूम फिर के वापस आ गए फाइनल पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला जो है आपने दिमाग में घुसा के रखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना दिया 40, g क्या बोला है 10 लेने के लिए, तो जो बोला है वही करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम हाइट रीच कितना करेगा, मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। यूनिट लिखना ना भूलें, कहीं कहीं मैं भूल जा रहा हूँ।
ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो h निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s हाइट होता है, v कितना है 0, तो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक्सलेशन कब लगेगा, नीचे, वेलोसिटी क्या है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, और s क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, u कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर, 2a कितना है, a कितना है 10, तो ये 20 दूनी 40, ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। एक पार्ट और जो इसका दूसरे में पूछा है, यहाँ से फेंका भाई उसको, तो यहाँ गया, वापस यहीं आ गया, तो वापस यहीं अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अगर यहाँ किसी ने कैच कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 40, और डिस्टेंस कितना 40, डिस्टेंस कितना 40 ऊपर गया, 40 नीचे आया, तो डिस्टेंस कितना 80 मीटर। इस हिसाब से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन। वाह वाह, और अर्थ का मास दे दिया, सन का मास दे दिया, डिस्टेंस दे दिया दोनों के बीच में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमें मांगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स निकालना है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर होता है फोर्स। जी दिया है, मास ऑफ अर्थ सन दिया है, मास ऑफ मून अर्थ दिया है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो सिंपल करो, आप वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन वाला है, तो ज़्यादा कुछ फंसेगा नहीं, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर है 100 मीटर की हाइट से वहां गिराया, है ना, और एक स्टोन जो है उसी हाइट से ऊपर फेंका, कितने की वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, है ना। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे दोनों स्टोन मीट करेंगे, ये आपने बताना है ना। और क्या बोल रहा है, एक स्टोन जो है वो गिर रहा है कहाँ से, 25 मीटर 100 मीटर की हाइट से, और नीचे खड़ा होकर एक बंदे ने क्या किया, एक स्टोन को फेंका किसके हिसाब से, 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ये बता रहा है, वो आप बताओ कब और कहाँ दोनों के दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है दिमाग वाला, दम वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो ये कह रहा है कि ये बिल्डिंग है 100 मीटर की हाइट से, यहाँ से एक स्टोन गिरा, है ना, इसका यू क्या होगा, 0 होगा, ए क्या होगा 10 मान के चल लेते हैं, ए होगा -10, और एच दिया हुआ है 100, यहीं से एक स्टोन फेंका, यू कितना 25, ए वही 10 मान लेते हैं, माइनस के में नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे तो ए प्लस में रहेगा, यहाँ ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो ए माइनस में रहेगा, और अभी के लिए इनिशियल एच क्या है 0। अब मान के चलो ये कहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि मान के चले कहाँ मिला, ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक d2 है, d1 प्लस d2 जो है वो 100 है, ये हमें पता है। अब d का क्या था, अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले हिसाब से यहाँ पे d1 क्या निकल के आएगा, d1 निकल के आएगा, u की वैल्यू 0 थी, हाफ a की वैल्यू क्या लिया 10, और t का हमें वैल्यू नहीं पता, d2 क्या निकल के आएगा ut, u कितना है इसमें 25, क्या है यहाँ पे t, और हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये u इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा -10। ठीक, अब d1 प्लस d2 करेंगे तो कितना आना चाहिए 100, तो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, प्लस d2 कितना 25, है ना, इंटू टी प्लस हाफ
इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर, और दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया 5t का स्क्वायर प्लस 25t माइनस ये कितना हो गया 5 माइनस 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, प्लस 5t स्क्वायर से माइनस 5t स्क्वायर कट गया, 25t इज इक्वल टू 100 हो गया। t इज इक्वल टू क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो गया 4। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया। ठीक है, t निकल के आएगा तो s भी निकल के आ जाएगा भाई, है ना। तो d1 चलो निकाल, d1 ही निकाल लेते हैं। d1 क्या है, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, तो 2 से कितना हो गया 5, 4 चौका 16, 16 पंचे 80 मीटर। ठीक है, तो d2 अपने आप कितना हो जाएगा 20 मीटर। आंसर सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, सॉरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये वाला थोड़ा बढ़िया से क्वेश्चन हमने कर लिया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक बॉल को ऊपर फेंका, नीचे आ गया कितने बाद, 6 सेकंड के बाद, तो क्या निकालना है, वेलोसिटी बताओ जिससे इसको फेंका गया था, है ना। द मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड, कितना मैक्सिमम हाइट गया वो बताओ। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद कहाँ गया, है ना, कि भाई 4 सेकंड के बाद ये कहाँ था। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वट ऊपर फेंका, है ना, टू द अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, एक बॉल को लिया ऊपर थ्रो किया, है ना, वापिस आ गया कितने में 6 सेकंड में। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से इसको फेंका था। तो हमें ये पता है कि जितने में ऊपर जाता है उतने में ही नीचे आ जाता है, तो ऊपर कितने में गया होगा 3 सेकंड में, नीचे कितने में गया होगा 3 सेकंड में, है ना। तो हमें ये पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v हमें पता है फाइनली क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। u निकालना है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो a माइनस का होगा, तो जिस डायरेक्शन में a होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में u होगा, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे प्लस। अब a कितना है यहाँ पे 10 मान लेते हैं भाई, वैसे दिया नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 मान लेते हैं, ये 3 हो गया, तो 30 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या रीच किया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या था 0, तो हाफ ए कितना 10, टी कितना 3 गुणे 3, तो ये कितना हो गया 5, 9 पंचे 45, 45 मीटर मैक्सिमम हाइट गया होगा। तो पहले का आंसर ये हो गया आपका, दूसरे का ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, तो मुझे पता है कि 3 सेकंड में तो इसका पोजीशन क्या होगा 3 सेकंड में, कि मैक्सिमम हाइट पे 3 सेकंड में होगा तो कितना होगा 45 मीटर। तो अगर इसको देखें तो ये 3 सेकंड के बाद क्या होगा 45 मीटर पे, 1 सेकंड अब गिरने में लगा, 4 सेकंड का मतलब यही हुआ ना भाई। तो 1 सेकंड गिरने में लगा, तो गिरा 1 सेकंड में कितना गिरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0। अब क्योंकि ऊपर से गिर रहा है तो ऊपर से गिरते वक्त मानेंगे u इसका यहाँ पे, तो ये 0, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ, a कितना 10, t कितना 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5। तो 45 मीटर से 5 मीटर नीचे आया होगा, है ना। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से ये 5 मीटर नीचे आ गया 1 सेकंड में। तो ये कितना हाइट है इसका 40 मीटर। 45 वाला दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ठीक है, मतलब सही बैठ रहा है। अब अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन तीनों का तीनों सॉल्व हो गया, एक में आ गया कितने, तीसरे का आंसर क्या होगा 40 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना, अबव द ग्राउंड। दूसरे का आंसर क्या, हाइट मैक्सिमम 45 मीटर, तीसरा क्या कितने पे लॉन्च किया होगा उसको 30 मीटर पर सेकंड पे लॉन्च किया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अगला कह रहा है
इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एक्ट? ऑलवेज अपवर्ड, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? ऑलवेज अपवर्ड। ठीक है। 20 क्या है? वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, बायंसी फोर्स ज्यादा होती है वेट से, तो बायंसी क्या करता है? इसको ऊपर फेंक देता है। ठीक है। दोनों का आंसर मैंने बता दी, जो बताया वही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 क्या कह रहा है? अ वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ये फ्लोट करेगा, क्या ये सिंक करेगा, अपने को ये बताना है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं फिर एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? फ्लोट करेगा कब? जब ओहो BUO बायंसी क्या हो? ज़्यादा हो वेट से, या बराबर हो तब भी फ्लोट कर जाएगा। सिंक कब करेगा? जब वेट ज़्यादा हो किससे? बायंसी से। ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब क्या कह रहा है? 50 ग्राम का है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेना है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो मास कितना होगा? 20। डेंसिटी कितना दिया? डेंसिटी दिया 1, तो मास कितना हो गया? 20। ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया? 20 ग्राम। ठीक है। अब बायंसी फोर्स अगर देखें तो बायंसी फोर्स कितना लगेगा? 20 इंटू 9.8। ठीक है, न्यूटन। अब वेट जो कितना दिया हुआ है, वेट वाला जो फोर्स होगा m कितना है? 50, g कितना है? 9.8। तो फोर्स ऑफ बायंसी कितना? 20 इंटू 9.8। फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी वाला है वो कितना? 50 इंटू 9.8। ग्रेविटी वाला फोर्स ज़्यादा बायंसी के फोर्स से, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेट वाला जो फोर्स है ये ज़्यादा है बायंसी से, तो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक 500 ग्राम सील्ड पैकेट का जो वॉल्यूम है कितना है? 350। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक कब? जब वाटर की डेंसिटी क्या दे रखी है? 1, और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट क्या रहेगा वो निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। क्या क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ पैकेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है किसका? पैकेट का, कितना है? मास कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम। ठीक है। उसके बाद जो है पूछा है डेंसिटी दे रखी है वाटर की कितनी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर कह रहा है कि अब बताओ कि तैरेगा डूबेगा, उससे पहले ये बताओ कि कितना पानी डिस्प्लेस किया होगा। तो पानी का पता नहीं, बट वॉल्यूम उतना है डिस्प्लेस किया होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वॉल्यूम ऑफ पैकेट के बराबर होगा इसके हिसाब से, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? 1, वॉल्यूम कितना है? 350। तो ये क्या हो जाएगा? 350 ग्राम। क्या हो जाएगा मास? 350 ग्राम। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, ये सेंटीमीटर क्यूब था, है ना। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये तो हो गया मास। किसका मास? वाटर का, जितना इसने डिस्प्लेस किया। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 500 ग्राम। तो फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा? 500 गुने 9.8। फोर्स बिकॉज ऑफ बायंसी कितना लगेगा? 350 इंटू 9.8। अगेन ग्रेविटी ज़्यादा है किससे? बायंसी से। ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बहुत ही मेहनत के बाद ये हमारा सारा का सारा खत्म हो गया है वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। क्लोज करने से पहले एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कुछ हेल्प करनी है, अपना अपना क्यूआर दिया हुआ है, इस पे आप पे करके हमें हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है, कोई चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए, किसी टॉपिक का आंसर चाहिए, तो आप प्लीज़ इस पे हमें ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।